हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। डीएलएड का एग्ज़ाम जो जैसा कि आप जानते हैं कि 8 तारीख से शुरुआत होने वाला है। तो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि आपका लिखा गया है प्रौद्योगिकी के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर। ठीक है, तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। एलन तथा रियान के कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया गया है। तो देखिएगा, एलन तथा रियान 1969 द्वारा शिक्षण के 14 कौशलों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। डाइट का पूरा नाम क्या है। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में आएगा। अगला देखिएगा, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं संकुल प्रभारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ग्राम शिक्षा के समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम शिक्षा का अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अगला देखिएगा, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो आपका सचिव जो होते हैं प्रधानाध्यापक होते हैं, उन्हीं को सचिव माना जाता है। अगला देखा जाए, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक किन किन क्रियाओं से संबंध होता है। तो बालक के ज्ञान होना चाहिए, बोध या अधिग्रहण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य आधारित है। इस तथ्य पर आधारित है, तो आपको मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। अगला है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके उपयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला देखिएगा, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उच्च प्रविधि से है, जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा मॉन्टेसरी पद्धति क्या है। तो मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुओं को खेलने देने के लिए बात कही है, जिसमें बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, अगला चलते हैं। शिक्षण सूत्र क्या है। शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, अगला, एक तरफा संप्रेषण क्या है। एक तरफा जो संप्रेषण होता है, एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, यह प्रभावी संप्रेषण होता है। प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। प्रभावी संप्रेषण एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है और तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। तो ये आपका क्या हुआ, ये प्रभावी संप्रेषण हुआ। और आपका एक तरफा संप्रेषण में प्रभावी संप्रेषण नहीं होता, क्योंकि दो लोग सही से, मतलब जो बात कर रहा है वो सही से दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है और जवाब नहीं दे पाता है, तो आपका प्रभावी संप्रेषण नहीं। प्रभावी संप्रेषण आपका दोनों तरफा होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेषक आपका सूचना दे रहा है, ग्राही आपका फिर से जवाब दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले, प्लेबैक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हेनरी कार्डवेल कुक हैं। ठीक है, आगे सीमेंट कहाँ है। तो सीमेंट आपका प्रयागराज में ही है। आगे देखिए, SCERT का पूरा नाम क्या है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। NCERT का पूरा नाम क्या है बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। अगला देखिएगा,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका 1981 में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण में मुख्यतः 6 चरण होते हैं। 6 चरण आपको लिखा गया है, योजना, पाठन, पुनर्भरण, पुनर्शिक्षण, ठीक है, पुनर्योजना, पुनर्भरण, ठीक है। इस प्रकार से आपको 6 को 6 लिखा गया है। आगे देखिएगा, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो संप्रेषण के प्रमुख घटक आपका 3 होते हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राहक। अगला, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों का नाम बताइए। खेल पर आधारित आपका खेल विधि है, आपका दूसरा क्या है? दूसरा आपका है किंडरगार्टन विधि है। दोनों आपका क्या है? खेल पर ही आधारित है। देखिएगा, अगला है अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है, जबकि प्रभावी संप्रेषण 2 तरफा होता है। जैसे कि हमने बताया, प्रभावी संप्रेषण 2 तरफा ही होता है, एक तरफा आपका प्रभाव नहीं दिखा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी होती है? तो संप्रेषण संबंधी बाधाएं निम्नलिखित होती हैं। शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट न होना, ठीक है। आपका बाधाएं अगर हो रही तो आपका शिक्षक का जो उच्चारण कर रहा है उसका स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट नहीं है तो बाधा ही है, ठीक है। तो आपका अगला है बच्चों में रुचि का न होना। बच्चों को रुचि पूर्ण बनाना होता है, अगर बच्चे को रुचि पूर्ण नहीं बना पा रहे हैं तो आपका वो बाधा उत्पन्न हो रही है। शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट न होना, ठीक है। तो ये आपका 3 महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी हैं? तो आपका क्या है? भाषा की मुख्य दक्षताएं निम्नलिखित हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। आगे, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है? शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जो इस प्रकार है, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, ठीक है। अगला देखिएगा, यह कथन किसका है कि ज्ञान किसी देश के सुख और समृद्धि का आधार है, ठीक है। यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन का है। आगे देखिएगा, पीटीए तथा एनटीए का पूरा नाम बताइए। तो पीटीए का पूरा नाम होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, और जो एमटीए होता है मदर टीचर एसोसिएशन होता है। टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय होती है? टीएलएम के लिए आपका 500 रुपये की धनराशि देनी होती है। आगे है, बीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंड संसाधन केंद्र होता है, जो कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें।